MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में सबसे पहले बात उन असामाजिक तत्वों की जो हर मौके पर देश को जलाने की कोशिश करते हैं, देशवासियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, और जब कोई कानूनी कार्रवाई हो तो फिर चिल्लाने लगते हैं, अरे रे ये क्या हो गया, मैं तो बेकसूर हूं, मैं तो शांति का दूत हूं, मैं भारत मां का सपूत हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे हक है, मेरे अधिकार हैं, और पता नहीं क्या क्या। उनके समूह का एक बड़ा फेमस शेर है, सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी के द्वारा जब ये लाइन लिखी गई थी ना, राहत इंदौरी ने जब ये लिखा होगा तो बड़े साफ मन से लिखा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर विवादित मुद्दों पर ही लोग करते हैं। अब आप ही बताइए कि मुहर्रम का जुलूस मातम मनाना होता है ना, उसमें हिंदू राष्ट्र का झंडा क्यों जलाया गया? क्यों उपद्रवियों को उपद्रव फैलाने दिया गया? निकाल रहे हैं ना, मातमी जुलूस है, निकालो। सबका हिंदुस्तान है, सबके अधिकार हैं, सबकी भावनाएं हैं, और किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी है। आपको हमको एक साथ मिलकर रहना है, सद्भावना में सबका योगदान होना चाहिए, क्योंकि सुकून का हक सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, और इस पूरे राष्ट्र को है, किसी एक समुदाय का नहीं है। हां, राजनीतिक तुष्टीकरण अलग बात है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया काम हम सब देख रहे हैं ना, लंबे समय से देश में यह चलता आ रहा है, लेकिन तुष्टीकरण की जहरीली मिठाई लेकर घूमते सरगनाओं को यह पता नहीं है। उन राजनेताओं को भी यह पता होना चाहिए कि अब इस राष्ट्र की राजनीति नए मोड़ पर है। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का झंडा उठाकर, झंडा बरदार बनकर अगर आप चलेंगे तो देश आपको पहचानता है, देश आपकी रग रग से वाकिफ है, ये वोटर आपको जानते हैं, ये जनता आपको जानती है कि आपका बयान किस ओर लेके जा रहा है मुद्दे को। देश जानता है कि आपकी हकीकत क्या है, राष्ट्र समझता है उनकी चाल, उन नेताओं की चाल, उन झंडे बरदारों की चाल। देश कहता है कि अब बराबरी की बात सिर्फ फाइलों में नहीं रहेगी, अब यह बात लागू होगी, सौहार्द सबको रखना है, देश सबका है, तो शांति कायम रखने का फर्ज भी सबका है। राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा, लेकिन यह बात कुछ देश विरोधियों को समझ में शायद आ नहीं रही। वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़के, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, टैक्स का जो पैसा देश के उत्थान में लगना चाहिए वो ना लगकर बिगड़े माहौल को सुधारने में इस्तेमाल हो। इससे देश पीछे चला जाएगा। ऐसा होने से ही तो हमें रोकना है, और इसके लिए सबसे पहले भारत जैसे राष्ट्र को धर्मों में बांटना बंद करना होगा। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं, ये देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के रतलाम की ये तस्वीरें हैं, जिनमें कुछ लोग आपको मुहर्रम का जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। हरे कपड़ों में ढोल बजाते लोग, करतब दिखाने के लिए आग का इस्तेमाल, और इसी आग की आड़ में देश को सुलगाने का काम। देश में कैसे जुलूस में शामिल युवा आग की लपटों से हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नहीं, कई बार ये कोशिश की जाती है। हिंदू राष्ट्र के झंडे पर तब तक आग की लपटें छोड़ी जाती हैं जब तक वो झंडा जल नहीं जाता। यही तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि मुहर्रम का जुलूस निकालना तो समझ में आता है, जुलूस में शोक मनाना भी समझ में आता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाना कौन सा शोक मनाने का तरीका है? इसी तरह की घटनाएं हैं जो देश को असल मुद्दों से भटका देती।
और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बजाय उसे धर्म और मजहब में बांटकर पीछे धकेलने का काम करती है। ऐसी घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण होता है। रतलाम में भी ऐसा ही हुआ। हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने की तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन लोगों को हिंदू राष्ट्र के बैनर से दिक्कत है। ये उन्हें जुलूस के दौरान जला रहे हैं, तब तक फूंक रहे हैं जब तक वो जल नहीं जाते। और यही वो लोग हैं जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। ये तो यही दिखाते हैं कि इनके लिए इनका देश, इनका राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, बल्कि इन्हें फिलिस्तीन से प्रेम। तभी तो हिंदू राष्ट्र का झंडा जला रहे हैं और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस ने फौरन इन युवकों को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ देश की शांति भंग करने की कार्रवाई कर रही है। ये बात एक एक देशवासी को समझनी होगी कि धर्म मजहब में देश को बांटकर कुछ नहीं मिलेगा। एक रहेंगे तभी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा सकेंगे। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए तो ताजिया लेकर निकले लोगों ने किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने की कोशिश की। इस पर हिंदू धर्मगुरु भी भगवाए हिंद का झंडा लेकर निकल पड़े। भारत एक्चुअल में भगवा हिंद ही था और भगवा हिंद ही होना चाहिए। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा कि कुछ राजनीतिक दल उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो इस देश को गजवा हिंद वाक्य में बनाना चाहते हैं। सबने एक सुर से यही कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और देश में कट्टरता का माहौल है। जो मदरसे हैं, मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र इसको पढ़ाना चाहिए। धर्म, जाति, मजहब चाहे कुछ भी, सबसे पहले हर देशवासी एक हिंदुस्तानी है। जब तक ये बात लोगों के समझ में नहीं आएगी तब तक ऐसे ही आए दिन त्योहारों पर बवाल मचता रहेगा। पुलिस प्रशासन इसी को सुलझाने में जुटी रहेगी। ऐसे ही नुकसान होता रहेगा और देश इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश की प्रगति को बल देने के लिए इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि रखना ही होगा। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और अब चलिए दो फेमस लाइन सुनाता हूं आपको। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप इस शेर की आखिरी दो लाइन पर फोकस करिए। क्या है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी मतलब नौजवान, हमारे युवा। ये देश का आधार हैं, ये युवाओं का देश है ना, तो ये देश का आधार हैं, देश की ताकत है, देश की मजबूती है। इसलिए जब किसी भी राष्ट्र को कमजोर करना होता है तो इन्हीं को कमजोर करने की साजिश होती है, इन्हीं को कमजोर करने की कोशिश होती है। युवाओं का ब्रेन वॉश होता है, उन्हें बरगलाते हैं, मजहब का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं, उन्मादी बनाते हैं, पत्थरबाज बनाते हैं। और ये करते हैं कुछ वर्ग विशेष के लोग, करते हैं ये कुछ राजनेता, करते हैं कुछ राष्ट्र विरोधी। लेकिन इन्हीं से हमें सावधान रहने की जरूरत है। त्योहार सबके हैं, उसमें शांति के साथ मनाने का अधिकार भी सबका है। लेकिन कुछ पापियों को यह पसंद नहीं आता है। वो चाहते ही नहीं है कि शांति रहे, वो चाहते ही नहीं है कि सद्भाव रहे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लोग उनको सुनना कम कर देंगे, लोग उनको मानना कम कर देंगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ बताइए? एक तो मुहर्रम का जुलूस, मातम का जुलूस होता है ना, तो शांति से उसको मनाया जा सकता है। लेकिन ना, रास्ते में हिंदू बस्तियां पड़ गई तो उस पर पथराव करने लगे, पत्थर फेंकने लगे। बस इन्हीं उन्मादियों से और इनके आकाओं से देश को सावधान रहने की जरूरत है। देश को सतर्क रहना है, राष्ट्र को सचेत रहना है। त्योहार आते हैं तो देश हिंदू मुस्लिम में बंटने लगता है। यही तो नहीं होने देना है।
त्योहारों को तो बल्कि सभी धर्म मजहब के लोगों को मिलकर मनाना चाहिए, लेकिन हो एकदम इससे उलट रहा है। मुहर्रम पर शिया समाज के लोग ताजिया निकालते हैं, शोक मनाया जाता है, लेकिन जो हालात कई जगहों से सामने आए उनमें तो शोक कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया लेकर निकले कुछ लड़कों ने हिंदू बस्तियों पर हमला कर दिया। इन पत्थरों को देखिए, ये पत्थर जब फेंके गए, ये तब फेंके गए जब ताजिया लेकर कुछ लोग गुजर रहे थे गांव के एक हिस्से से, और इस इलाके में जो शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, साथ ही कुछ पाउडर भी फेंके गए हैं। देखिए, ये बाइक के ऊपर पाउडर का कुछ अंश अभी पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से और जो नारेबाजी, एग्रेसिव नारेबाजी के संग ये सब चीजें की गई, वो बता रही है कि मन में मंशा क्या थी। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ हर तरफ परेशान करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर बिखरे हुए। हिंदू बस्तियों पर ये लोग देखिए कैसे पत्थर बरसा रहे हैं। इनके चेहरे को एक बार गौर से देखिए। इनमें ज्यादातर नौजवान हैं, देश के नौजवान, वो नौजवान जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है। ये वो नौजवान हैं जो मजहब के नाम पर देश में अशांति फैला रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिन कंधों पर है वो मजहबी राह पर बढ़ रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं और इसे बड़ी शान से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। इनकी मंशा क्या थी? ये पत्थरबाजी कर क्यों रहे थे? ये केवल हिंदू मुस्लिम भड़काना चाहते थे। आप लोग को डराने की कोशिश थी? यहाँ पे हम लोग अपने घर के पास बैठे थे, लगभग वहाँ से 30 मीटर की दूरी पे ये लोग झिल्लियों में उड़ा उड़ा के हम लोगों को घर पे फेंक रहे थे। जब हमने मना किया, नहीं सुना किसी ने, हम वहाँ पे जाके मना करने लगे तो 4-5 लोगों ने पीछे से आके हमको पकड़ लिया। हम लोग काफ़ी कम संख्या में हैं और उनकी आबादी ज़्यादा है। आए दिन ऐसा विवाद होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो। मुहर्रम के जुलूस के नाम पर देश विरोधी काम में शामिल होना सही नहीं ठहराया जा सकता है, और ये किसी एक जगह की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो शोक जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग को गिरा दिया, हिंसक हो गए। इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि जो रूट बंद किया हुआ था उसी पर ये ताजिए घोड़ा दौड़ाने निकल पड़े। इलाके की कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर उतारू हो गए। ऐसे में पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये इलाका है हुजूर वाली मस्जिद, चौराहा इसे कहते हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द से जुलूस निकल रहा था। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। मुहर्रम का जो जुलूस है वो यहाँ से होते हुए इस दिशा में जाना था, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग की गई है इस दिशा में गीता नगर भी है और इमामबाड़ा भी है। जुलूस में शामिल लोग जो ताजिए होते हैं उनको लेकर इमामबाड़ा जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग होने की वजह से भगदड़ मच गई। जुलूस में शामिल जो भीड़ है वो पुलिस की बात ना मानते हुए इस ओर बढ़ी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ कर आकर मिल क्या जाएगा? जब पुलिस ने रूट तय कर रखा था तो दूसरे रूट पर क्यों जाना था? क्यों व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई? इरफान खान उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है इन्होंने जानबूझकर, इनके साथियों ने जानबूझकर उसको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, जहां ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद पुलिस बल ने भीड़ को तितर-बितर करने के हल्के बल का प्रयोग किया। इसमें आयोजक जो इरफान खान है, उनके विरुद्ध और उनके 15 अन्य साथी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इन सभी की अभी पहचान की जा रही है फुटेज के माध्यम से और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जब तक जहन में धर्म, जाति, मजहब का जहर घुला रहेगा तब तक देश में यही सब चलता रहेगा। दोनों तरफ से नफरत की भावना ऐसे ही देश को सुलगाती रहेगी, लेकिन ऐसे देश उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर पाएगा जो उसे असल में चाहिए। विकसित होने के लिए एकजुट होना ही होगा। राष्ट्र को सर्वप्रथम रखकर ही दुनिया में हम डंका बजा पाएंगे। देश तरक्की करेगा तभी तो एक एक देशवासी तरक्की करेगा। तो आपने रिपोर्ट देख ली। बस इसी से हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बस इसी से हमें बचने की जरूरत है। बस इस चीज से हमें आगाह रखने की जरूरत है और आपको भी आगाह करने की जरूरत है। अब चलिए आगे बढ़े। और आपने एक बात सुनी होगी, यह तो धर्म ततो जया। हिंदी में इसका मतलब होता है कि जहां धर्म है वहां जय है। यह हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है। हालांकि धर्म की व्याख्या बहुत अलग अलग तरीके से भी की गई। ये भी कहते हैं कि धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म की जो परिभाषा है उस पर कभी और करेंगे चर्चा, बहुत लंबी जाएगी, कभी और करेंगे चर्चा। लेकिन अभी बात राष्ट्र और राष्ट्र में धर्म। कुछ सत लोग, कुछ मानसिक बीमार लोग, ये लोग ज्यादातर आपको
मुस्लिम और ईसाई मिलेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं आपको, क्योंकि आप खुद देखिए धर्मांतरण का रैकेट सिर्फ इन्हीं समुदायों के लोग चलाते हैं। इन्हीं समुदायों के लोग पकड़े जाते हैं धर्मांतरण करते हुए। ईसाई उधर मिशनरी चला रहे हैं, छोटे छोटे लालच देकर, पैरासीटामोल की दवाई देकर इतनी मदद करते हैं और कहते हैं धर्म बदल लो, साथ में किताब देते हैं। इस पर कई खुलासे हुए, हमने आपको खबर भी बताई। ये तो ईसाई भी करते हैं और जो खबर आती है उसमें मुस्लिमों का भी नाम होता है। जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं ये लोग, जिहादी सोच को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। हर पल वो यही सोचते हैं, उन्हें अपने धर्म का विस्तार करने का जिम्मा है। ये मानसिक बीमारी इधर है कि हम ही कर पाएंगे विस्तार, जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि उनका मानसिक दिवालियापन कम नहीं हो रहा है। कम भी कैसे हो, विदेश से पैसा आ रहा है उनके पास। लीजिए ना, छांगुर बाबा जो पकड़ा गया है, जो खबर आपने देखी होगी पूरे दिन, छांगुर बाबा पकड़ा गया तो बताइए उसके पास और उसके पूरे गैंग के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग है। बहुत बड़ी रकम है ना ये। टारगेट पर हमारी आपकी बेटियां हैं। धर्मांतरण का रेट तय कर दिया गया है, उसमें अलग अलग दाम है, इतने लाख इसका, इतने लाख इसका। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपको सच पता चलेगा, जो आप इसमें जानेंगे ना, वो आपका दिमाग झन्ना कर रख देगा। देश की एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण बनता जा रहा है। ज्यादातर मामलों में हिंदू बेटियों को चंगुल में लेने की साजिश रची जा रही है। वो बेटियां जो घर की शान होती हैं, देश का मान होती हैं, उन्हीं बेटियों को टारगेट कर उनका जबरन धर्म बदलवाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा है। लालच भी छोटा मोटा नहीं, लाखों का लालच दिया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश में ये जहर घोलने के लिए फंडिंग विदेश से आ रही है। यानी विदेशी धरती पर बैठे साजिशकर्ता यहाँ किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं। असल मायने में वो लोग देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए आज हमको आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ पैसों के लालच में हमें देश से खिलवाड़ नहीं करना है। जो हमारे बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बना देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, क्या हम अपनी बहन बेटियों के लिए भी आवाज नहीं उठाएं? कोई झींगुर बाबा है, कोई सांप बाबा है, कोई बिच्छू बाबा है, और हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं। थूक जिहाद देख रहे हैं, लव जिहाद देख रहे हैं, लैंड जिहाद देख रहे हैं। कब तक हम लोग मौन रहेंगे, कब तक? देश को खोखला करने वालों के लिए अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। उन्होंने राज्य में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर इसे और सख्त बना दिया है, ताकि अपराधी देश के खिलाफ साजिश रचने से पहले 10 बार सोचे, हिंद की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले कांप उठे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बाबा ने यह कदम अभी हाल ही में एटीएस की अवैध धर्मांतरण मामले के सामने आने के बाद उठाया है। 5 जुलाई को एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरील को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। जमालुद्दीन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें लाखों रुपए का लालच देते थे। करीब 40 बार इस्लामिक देशों में ये लोग यात्रा कर चुके थे। इन लोगों के गैंग के सदस्यों ने 40 से ज्यादा खाते खुलवाए हुए थे। करीब 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन उसका भी पता चला है। यही नहीं, इन लोगों ने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर ली। इनके पास शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां मिली। बलरामपुर में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का ये बड़ा नेक्सस बीते 3-4 साल से काम कर रहा था। इसमें भी अलग अलग जाति के हिसाब से लड़कियों की रकम तय हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और दूसरे वर्गों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। इससे पहले अलीगढ़ में उमर गौतम ने यह नेटवर्क फैलाया था। इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है
कि प्रदेश और पूरे देश में कितने जमालुद्दीन और उमर गौतम घूम रहे हैं, जो कभी दबाव बनाकर तो कभी रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं और देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। चंद पैसों की लालच में आकर देश से खिलवाड़ नहीं करना है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सिर उठाकर जीना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर पड़ोस से, बात आतंकी पड़ोसी पाकिस्तान की भी। हमने दिखा दिया है कि सिर्फ पाकिस्तान कोई नहीं, पूरी दुनिया ये देख चुकी है। हमने दिखाया है कि हम तैयार हैं, हम ताकतवर हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम सक्षम हैं। हुआ ये है कि बदले हुए भारत से पाकिस्तानी और पाकिस्तान सदमे में। जिस बिलावल के सुर बदले थे वह फिर अपनी गिरबान में झांकने लगा है, अपनी हैसियत समझने लगा है। उसे एहसास है कि उसके आतंकी खुद उसी के देश को खोखला कर रहे हैं। जैसे केकड़े अपनी मां को मार देते हैं, अंदर ही अंदर खा जाते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान और उसके आतंकी, पाकिस्तान के पाले पोसे उसके खुद के आतंकी उसके पूरे देश को आतंक का अड्डा बना चुके हैं। जो बच गया है वो जल्दी बनने वाला है। खैर, पाकिस्तान उतना डिजर्व नहीं करता है कि उसकी इतनी बातें की जाए। उसे यह पता है कि उसके अंदर के हालात क्या हैं, उसके नेताओं की चाल भी वो जानता है, उसके सियासतदां का छिपा हुआ स्वार्थ भी वो जानता है और उसके हर नागरिक जानते हैं। इसलिए वो आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। क्योंकि पानी बंद है तो नानी याद आ रही है। दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसी चोट दी है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान के पेट पर भी लात मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती का पानी सिंधु जल समझौते के तहत ही पाकिस्तान जाता था। लेकिन अब भारत ने इस समझौते को रद्द कर अपने मंसूबे साफ कर दिए। मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने वाले बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद के बेटे तलहा का बयान। कहा, पाकिस्तान सरकार के राजनेता मेरे पिता मोहम्मद हाफिज सईद से जुड़ी जो बातें कर रहे हैं वो अस्वीकार्य है। हाफिज सईद के बेटे तलहा का कहना है कि हम इस तमाम बातों का कड़ी निंदा करते हैं और वादा करते हैं कि जल्द हम और हमारा समुदाय इस बात का जवाब देगा। भारत का यही वो फैसला है जिस पर बिलावल भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, भारत में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था। वही बिलावल अब मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। जहां तक हाफिज सईद और मसूद अजहर का सवाल है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आज़ाद है, वह पाकिस्तानी हिरासत में है। जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम उसकी पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। अफगान जिहाद को देखते हुए हमें लगता है कि वह शायद अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। बिलावल ने जैसे ही हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कही, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आतंकी खेमा बिलावल के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गया। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने तो बिलावल के बयान की निंदा करते हुए उन्हें जवाब देने की चेतावनी तक दे डाली है। आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं, हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। तलहा सईद की बिलावल को चेतावनी से यह साफ है कि पाकिस्तान में आतंकियों से ऊपर कोई नहीं है। तलहा सईद ने जिस तरह से बिलावल को धमकाया है, उससे अब बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी की राष्ट्रपति वाली कुर्सी खतरे में आ गई है,
क्योंकि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और आतंकी कब से पाकिस्तान में तख्ता पलट की ताक में बैठे थे। ऐसे में बिलावल ने आतंकियों को भारत को सौंपने की वकालत कर इन्हें हवा दे दी है। कोई उनकी बात में कोई दम नहीं है और इसीलिए और पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट पे डिपेंड करती है। अब जिनको मुल्ला एलिमेंट जो ग्रुप है जो पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो कहें कि ये दो टेररिस्ट ग्रुप अब हमारे को दे आर बर्डन ऑन अस और दे आर एम्बैरेसमेंट ऑन अस, तो शायद एक्स्ट्राडाइट करे, पर वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। पाकिस्तान में आतंकी बिलावल के साथ चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत के एक फैसले से पाकिस्तान के नेताओं की अकल ठिकाने पर आ गई है। ये बात अलग है कि आतंकियों के आगे उनकी चलती नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी अवाम के खातिर उन्होंने आतंकियों को भारत को सौंपने की बात तो कही है। देखा जाए तो नए भारत की यही ताकत है, जहां दुश्मन भारत के सामने घुटनों पर आने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक पड़ोसी के बारे में तो हमने आपको बता दिया, और अब चलिए बात दूसरे पड़ोसी की, या यूं कहे कि पड़ोसी दुश्मन की। वो अभी भी अपने प्रचार से, अपने दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रहा है। प्रोपेगेंडा की मशीन है भाई, इतनी अफवाह फैलाता है। अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको एहसास होगा कि शायद ये चाइना अपनी हरकतों से बाज कभी ना आए, भविष्य में कभी नहीं। आप वो इनसाइड स्टोरी समझ पाएंगे इससे कि चीन के ग्लोबल टाइम्स को क्यों फिर से भारत में बैन किया गया है। उसके सोशल मीडिया वाले गुर्गे भारत के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे। भारत के सामने उनकी ये चाल फिर बेनकाब हुई है। चाइना ने भारत को बदनाम करने के लिए एक पूरी की पूरी मशीनरी लगा रखी है। उसका खुलासा अब हुआ है। वही सबूत मैं आज आपको दिखाऊंगा राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि हमें राष्ट्र हित में ऐसे लोगों से और ऐसे पड़ोसियों से सावधान रहने की जरूरत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान तो खुलकर जंग में था, लेकिन भारत के दो दुश्मन चीन और तुर्की छिपकर जंग लड़ रहे थे। लेकिन भारत ने इस जंग में इन तीनों को जबरदस्त पटखनी दी। भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान और तुर्की की हेकड़ी निकल गई, लेकिन चीन को लेकर अभी तक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। चीन ने राफेल के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया, राफेल की क्षमता पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि राफेल के कथित मलबे की फर्जी तस्वीरें, AI जनरेटेड वीडियो और वीडियो गेम के दृश्यों का इस्तेमाल किया। चीनी दूतावासों के अधिकारियों ने दूसरे देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां राफेल को कमजोर और चीनी विमानों को तवज्जो दी गई। यानी चीन ने इस जंग के जरिए पाकिस्तान की मदद तो की ही, अपने हथियारों और फाइटर जेट की बड़ाई का फेक नैरेटिव भी दुनिया में फैलाया। भारत के डेप्यूटी सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी हाल ही में इस बात का खुलासा किया था। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने तीनों दुश्मनों को एक साथ पटखनी दी। भारत की इस पटखनी से पाकिस्तान के तो कमर टूट गई। अब पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार अभी तक अपने एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाल रही है, तो वहीं तुर्की के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में भद्द पिट गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की का एक भी ड्रोन भारत में घुसने नहीं दिया। इसके साथ ही चीन के फाइटर जेट और मिसाइलें भी भारत के सामने फिसड्डी साबित हुई। One border, two adversaries.
So we saw Pakistan one side, but adversaries were three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. भारत ने पाकिस्तान, तुर्की के साथ चीन को न सिर्फ हराया बल्कि दुनिया भर में इन तीनों को एक्सपोज भी कर दिया। चीन की PL-15 मिसाइल मलबे के ढेर में मिली दिखी, जिसे जापान, अमेरिका के साथ यूरोप के कई देश रिसर्च के लिए मांग रहे थे। वहीं इस जंग में चीन की नापाक हरकत भी उजागर हो गई। फ्रांस की एजेंसी ने जो खुलासे किए हैं उसे एक बार फिर सुनिए। पूरी दुनिया में चीन पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आपको एक और खबर के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों पर तमाचा होगी जो कहते हैं कि देश में असमानता है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी सांपों को तो आई ना होगी ये खबर कि कहां हो तुम, कहां है तुम्हारा रास्ता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े जारी हो गए। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े जारी करके वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भारत के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत के बारे में जो वेस्टर्न मीडिया अफवाह फैलाता है ना, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत दुनिया का चौथा समानता वाला देश है। भारत, चीन और पाकिस्तान तो उसमें दूर दूर तक नहीं है। चीन तो सबसे ज्यादा असमानता वाले देशों की दौड़ में सबसे आगे है। बदलते भारत का यह नया आंकड़ा कालिक है उन पड़ोसियों पर। रिपोर्ट दिखाते हैं। कर दिया है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के कारण दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। अब भारत ने सामाजिक समानता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत का गिनी इंडेक्स स्कोर 25.5 है। इस वजह से भारत दुनिया का चौथा सबसे बराबर समाज वाला देश हो गया है। इस लिस्ट में केवल स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस ही भारत से आगे हैं। सामाजिक समानता में भारत ने चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका का गिनी स्कोर 4.8 है और चीन का गिनी स्कोर 35.7 है। यही नहीं, भारत G7 और G20 के सभी देशों से भी आगे है। आर्थिक असमानता के घटने की अगर हम कारण देखें तो सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां मैं मानता हूं। मुद्रा योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गई, गरीब कल्याण योजना हो गई, स्टैंड अप इंडिया हो गई, जिसमें भारत सरकार ने विभिन्न तरीकों से उन वर्गों पर लाभ पहुंचाने की चेष्टा करी है जिन वर्गों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लाभ जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम आदमी है उस तक पहुंचा है। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने अत्यंत गरीबी या आर्थिक असमानता में भारत को आज चौथे नंबर पर दुनिया में खड़ा कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत आगे बढ़ रहा है तो इसका फायदा अमीर से लेकर गरीब तक को हो रहा है। यानी देश में आर्थिक विकास का फायदा सभी लोगों तक पहुंच रहा है। बड़े आकार और विविधता वाले देश में ये बड़ी उपलब्धि है। यानी यहाँ हर देशवासी समानता के साथ रह रहा है। पहले गिनी इंडेक्स को समझिए, जिससे आप भारत की सामाजिक समानता को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गिनी इंडेक्स से पता चलता है कि देश की आय कितनी बराबर बटी हुई है। गिनी इंडेक्स में स्कोर जितना कम होता है, समाज उतना ही बराबरी वाला माना जाता है, और ये इंडेक्स जितना ज्यादा, देश उतना ही असमान होगा। 0 का मतलब है पूरी समानता और 100 का मतलब है पूरी असमानता। भारत का स्कोर 2011 में 28.8 था, जो 2022 में 25.5 हो गया है। भारत की सफलता का एक बड़ा कारण गरीबी को कम करने पर ध्यान देना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ भारतीय लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 10 सालों में भारत ने आय की असमानता को कम करने में सफलता हासिल की है। सामाजिक समानता के मामले में तो भारत ने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। भारत को यह सफलता गरीबी को कम करने और सरकार की योजनाओं की वजह से मिली है। भारत की मोदी सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को साथ लेकर चल रही है। ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और अब चलिए राष्ट्र सर्वोपरि में बात फ्री से परहेज की, बात मुफ्त के लूट से बचने की।
राष्ट्र छवि को धूमिल करने से बचाने। आप ये खबर देखेंगे तो शायद हंसे, हल्के में लेकर छोड़ दें, लेकिन ना, यह सोचने का विषय है। यह नैतिकता का सवाल है कि क्या आम ऐसे लूटेंगे हम? 5-10 आम हैं, बताइए, इसके लिए हाथ पैर टूट जाए, कोई हादसा हो जाए, आपके घर में मातम फैल जाए, इससे बचने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम अनहोनी की आशंका को नकार देते हैं, लेकिन जो भीड़ लखनऊ में आम लूट रही थी, शायद उसमें साथ में बच्चे भी थे ना, बच्चे थे उनके साथ। हम यही सिखा रहे हैं उन लोगों को भी कि मौका मिले तो लूट लो। बच्चे यही सीखेंगे ना, क्योंकि माँ बाप लूट रहे हैं, दादा दादी लूट रहे हैं। यही चलन अगर बढ़ गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा होगा। फ्री का माल किसे पसंद नहीं? मुफ्त कोई बोल तो दे। ये शब्द सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। मुफ्त तो छोड़िए, किसी दुकान पर अगर सेल या सस्ता का भी बोर्ड लग जाए तो देखिए किस कदर भीड़ टूट पड़ती है। लेकिन अब इसी फ्री और मुफ्त के जाल से हमें निकलना है। सक्षम होंगे तो क्यों मुफ्त के पीछे भागेंगे? लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव की तस्वीरें देखिए, जिनमें कैसे लोग आम लूटने के लिए टूट पड़े हैं। लोग डिस्प्ले पर रखे गए आमों को लूटने के लिए दौड़ पड़े हैं। कुछ ही सेकंड में आम से भरी टेबलें खाली हो गईं। आमों की लूट में क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, जिन्हें जैसा मौका मिला वैसे ही आम लूट लिया। आम लूटने में कोई भी पीछे नहीं रहा। लखनऊ में सीएम योगी ने हाल ही में आम महोत्सव का उद्घाटन किया था। इस आम महोत्सव में दुनिया भर के आमों की प्रदर्शनी रखी गई। महोत्सव खत्म हुआ तो लोगों ने आम लूटने के लिए अफरा तफरी मचा दी। ये तस्वीरें नैतिकता पर सवाल खड़ी करती हैं, देश की छवि को इंटरनेशनली बिगाड़ती हैं। इस फ्री वाली सोच से हमें बाहर आना होगा। तो बिल्कुल इस फ्री वाली सोच से हमें बाहर आना है, हमें संभलना है और देश संभालना है। इन्हीं विचारों के साथ आज राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर इसी समय पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।